हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 है, प्रकाश यानी लाइट। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो आप जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 5 नंबर का है। अब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं, तो इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न कैसा होता है, आपके निम्नात्मक क्वेश्चन आता है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और इनके जो नियम हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का जो परावर्तन है किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, यानी जब कोई भी प्रकाश है और उसकी किरण एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपके नियमित परावर्तन और सेकंड है आपके विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपके नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस भेजने को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। यानी आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस भेजने की जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। और सेकंड है विस्तृत। अब विस्तृत परावर्तन की क्या परिभाषा होती है, तो आपतित प्रकाश पुंज को खुरदरे पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में भिन्न दिशाओं में वापस भेजने को क्या कहा जाता है, विसरित परावर्तन कहा जाता है। यानी आपतित प्रकाश पुंज है उसको खुरदरे पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में अलग अलग दिशाओं में वापस भेजने की जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है, विसरित परावर्तन कहा जाता है। अब है आपके परावर्तन के नियम, यानी जो प्रकाश का जो परावर्तन है उनके रूल क्या क्या हैं, उनके नियम क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इनके नियम लिखिए। तो पहला नियम आपके क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब या आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में समतल में होते हैं। तो ये नियम वेरी इजी नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब, ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है आपके कि आपतन कोण आई, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर से। इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है, बराबर। तो कोण आई बराबर कोण आर। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा होती है और इनके क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी गोलीय दर्पण।
तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं यानी गोल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। कि इस प्रकार के दर्पण या ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उन्हें क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है आपके अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद में है उत्तल दर्पण। अब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली या गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो सारी परिभाषाएं आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी है और इनमें से कोई भी जो प्रिपरेशन है, कोई भी परिभाषा है वो पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपके दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है और उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद में है इसको किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग माना जाता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे किसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। उसके बाद में है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है कि जो गोलीय दर्पण होता है और उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो एक गोले का भाग माना जाता है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको किसे नोट करते हैं, किसे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। उसके बाद में है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से दर्शाते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से दर्शाया जाता है। उसके बाद में है फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की डिस्टेंस, एफ के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो, यदि कोई भी दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, यदि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है तो दर्पण की फोकस दूरी है वो कितनी होगी,
F बराबर R/2 होगी। और द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाठी। ये चिन्ह परिपाठी आपको जरूर ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें काफ़ी ये हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए क्रांतीय चिन्ह परिपाठी का प्रयोग किया जाता है और इसमें दर्पणों के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं और यह परिपाठी निम्न प्रकार से है। इसमें पहली परिपाटी क्या है कि बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो बिंब होता है वो दर्पण के किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। और दूसरा है आपके कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। तीसरी जो परिपाटी है वह है मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। और इसमें 4 नंबर जो परिपाटी है वह है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां हैं वो धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां है वो ऋणात्मक ली जाती हैं। तो ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है दर्पणों के उपयोग। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसमें पहला उपयोग क्या है कि अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्चलाइट में और वाहनों के अग्रदीप हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। दूसरा है आपके उपयोग अवतल दर्पण का सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण के चेहरे के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग क्या है कि परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण में दूरस्थ बिंब से प्राप्त समांतर किरणें फोकस पर केंद्रित की जाती हैं। और इसमें चौथा उपयोग है दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सैटेलाइट डिश है एंटीना में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं, 5 उपयोग हैं। इसमें 4 तो आपको कन्फर्म ध्यान रखने हैं। उसके बाद में है उत्तल दर्पणों का उपयोग कि उत्तल दर्पण हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसमें पहला उपयोग क्या है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पणों और पार्श्व दर्पणों की तरह किया जाता है। और सेकंड है वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहक को पीछे का पूरा दृश्य दिख सके। उसके बाद में है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी है वो u ली जाती है और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है उसको v से दर्शाते हैं और ध्रुव से फोकस की जो दूरी है या फोकस दूरी है वो f कहलाती है। ये तीनों राशियां एक समीकरण द्वारा संपन्न होती हैं जिसे क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहा जाता है। यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। उसके बाद में है आवर्धनता। अब आवर्धनता किसे कहते हैं? तो आवर्धनता क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है उसकी ऊंचाई और जो बिंब की जो ऊंचाई है उनका जो रेशो होता है, उनका जो अनुपात होता है वो ही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और इसे m से दर्शाया जाता है। और दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धनता कहलाती है। कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को
आवर्धन कहा जाता है और इसे m से दर्शाया जाता है। और दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की अक्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता कहलाती है। और आवर्धनता को m से दर्शाते हैं तो m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। और जहाँ h क्या है, h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धनता कहा जाता है। और आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। उसके बाद में है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन था, और अब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पंथ विचलित हो जाता है, यानी वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपने पंथ से या मार्ग से विचलित हो जाती है, इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद में दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है साइन आई, और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है साइन आर, इन दोनों का अनुपात है वो स्थिर रहता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? स्थिरांक होता है, और यही क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। उसके बाद में है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 से प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। और u21 बराबर v1 अपॉन v2 और u12 बराबर v2 अपॉन v1। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उसके बाद में जो नोट लिखा हुआ है ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। यानी जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग या तरंग दैर्ध्य इन पर निर्भर करता है। उसके बाद में है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कि जो बैंगनी रंग होता है उसके लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।